Assalamu alaikum students. This video is for class 8. एक पेड़ जो चलने लगा चैप्टर 5 एंड दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। ये वीडियो का पार्ट 3 है। पहला 2 पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पेड़ को क्या प्रॉब्लम था, पेड़ कैसे चलने लगा, पेड़ कितना खुश था, फिर क्या हुआ अचानक से जो पेड़ दुखी हो गया क्योंकि गांव में बांध बनाया जा रहा था, डैम बनाया जा रहा था, जिसके वजह से पेड़ और जंगलों को काटना पड़ रहा था। इसी कारण से पेड़ जो था काफी दुखी था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस फिर क्या था, जंगल के समाप्त किए जाने की घोषणा हो गई। और क्या था, जैसे ही सब इंजीनियर लोग आने लगे, सब बातचीत होने लगा कि कैसे वहाँ पे सड़क बनेगा, गोडाउन बनेगा, कहाँ से कैसे सड़क आएंगे, रेल की पटरियां कहाँ पर बिछाई जाएगी। तो इन सब को देखते हुए पेड़ क्या सोचने लगा कि अब क्या था कि जंगल का समाप्त की घोषणा की गई। जंगल अब खत्म कर दिया जाएगा, सारे पेड़ पौधे जो है काट दिए जाएंगे। देखते ही देखते जंगल साफ किया जाने लगा और देखते ही देखते जंगल को साफ किया जाने लगा। मेरा दुर्भाग्य था कि इस सारी कार्यवाही का चश्मदीद गवाह मुझे ही होना था। और दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य था। ये बरगद के उस पेड़ का बुरा भाग्य था कि ये सारा जो कुछ हादसा हो रहा था वो उसका इकलौता चश्मदीद गवाह है। क्योंकि मेरे काटे जाने के सवाल पर मेरा पूरा सप्तऋषि मंडल मुझे घेर कर खड़ा हो गया। क्यों वो इकलौता गवाह बच गया, उस पेड़ को क्यों नहीं काटा गया? क्योंकि उसको जब काटा जाने लगा तो उसके जो सप्तऋषि मंडल थे, जो बच्चे जो थे, वो सब कोई उसको घेर कर खड़े हो गए। ये कह कर के बरगद दादा हमारे दोस्त है, सुख दुख का साथी है, हम इसे किसी भी हालत में कटने नहीं देंगे। ये कहकर उसे घेर लिया कि जो बरगद का पेड़ है ये उसके दादा है, उसके दोस्त है, उनके सुख दुख के साथी है, वो किसी भी हालात में इस बरगद के पेड़ को काटने नहीं देंगे। बच्चों की जिद ने सबको झुकने पर मजबूर कर दिया था। अब बच्चे एकदम जिद पर अड़ गए थे, जिसके कारण सभी गांव वाले को उनके जिद के आगे झुकना पड़ा। उस दिन मेरे साथी और मैं एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोए। और उस दिन क्या था, वो सप्तऋषि जो थे, उनके जो 7 बच्चे थे, जो पेड़ को बरगद दादा कहते थे, वो उनसे गले मिलकर खूब रोया और पेड़ का भी मन भर आया। हम एक दूसरे के स्पर्श से रोमांचित थे। मैं अपने नन्हे दोस्तों की दोस्ती देखकर अभिभूत था, लेकिन साथ ही साथ मेरे पास मेरे मौन रोदन के लिए और भी कारण था। और वो बहुत ही आश्चर्यचकित था कि उसका जो दोस्त लोग जो था, उसकी दोस्ती को देखकर वो बहुत ही हैरान था पेड़। लेकिन साथ ही साथ मेरे पास उसका मौन रहने का, उसका चुप रहने का, चुप से वो रो रहा था, उसका भी कोई कारण था। अपने सामने ही मशीनों द्वारा अपने साथियों को कटते गिरता देख, अपने साथी मतलब जो पेड़, जो जंगल में और पेड़ थे, वो मशीन के द्वारा काटे जा रहे थे, उन्हें घसीटता जाता तो मैं असह्य पीड़ा से भर उठता। और जैसे ही पेड़ को मशीनों से काट कर घसीटते हुए उनकी लकड़ियों को, टहनियों को लेकर जाया जाता, तो बरगद का जो पेड़ था उसको भी काफी तकलीफ होती थी, क्योंकि वो पेड़ जो था उनका साथी था। उनका वह मेरे मुख रुंदन, पशु पक्षियों का कर्दन किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। और उनका उनका जो रोना था, पशु पक्षियों का जो चीखना चिल्लाना था, वो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय उस बरगद के पेड़ को, क्योंकि वो हर चीज को फील कर सकता था। काश मुझे भी उन सब के साथ काट दिया जाता तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। वो ये सोच रहा था, काश बाकी पेड़ों के साथ उसको भी काट दिया जाता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर तो थे बस धूल भरे दिन और शोर भरी रातें। और फिर क्या था, पूरे जंगल कट जाने के बाद क्या था, सिर्फ धूल भरा दिन था। सारा दिन वहाँ से गाड़ियां आनी जानी थी, आती जाती रहती थी, जिससे धूल बहुत उड़ता था। और रात भर भी गाड़ियां आने जाने के कारण काफी शोर होता था। एक और सड़कों के बनने का काम शुरू हो गया तो दूसरी ओर रेल की पटरियां बिछाने जाने लगी। एक तरफ सड़क बनने का काम शुरू हुआ तो दूसरी तरफ रेल की पटरियां जो है बिछाई जाने लगी। निर्माण के लिए ढो ढो कर सामान लाया जाने लगा। और निर्माण करने के लिए, पेड़ बनाने के लिए, बिजली का घर बनाने के लिए और रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने के लिए सामान
लाया जाने लगा। समय ऐसे ही गुजरता गया। धूल के गुब्बारे के साथ हृदय के गुब्बारे को छिपाए हुए मेरे साथी भी धीरे धीरे मुझसे दूर होते गए, और धूल का जो गुब्बारा उड़ा था उसके साथ जो उसके मन में जो दुख, पीड़ा थी, तकलीफ था, उसको छुपाए छुपाए क्या हुआ, उसके साथी सारे जंगल में जो पेड़ थे सब कट गए, सब दूर हो गए, मतलब सब कट गए। बड़े होते होते सब मुझसे कटते जा रहे थे, और जैसे जैसे कुछ पेड़ जो बड़े हो रहे थे लेकिन सबको काट दिया जा रहा था। न जाने कहाँ चला गया वो हंसना, हंसाना, बतियाना, पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर उद्यम मचाना, मेरी जटाओं से लटक कर झूला झूलना, नदी के में पत्थर फेंक फेंक कर शोर मचाना, सब बीते दिन की सी बातें हो गई। और वो बच्चे भी जैसे जैसे बड़े हो गए तो सब अपने अपने काम में बिजी हो गए, तो कोई उनके पास उतना आता नहीं था। वो उन दिनों को याद कर रहा था, वो जब बच्चे उसके पास आते थे, हंसते हंसाते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, पेड़ों की शाखाओं पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल में उछल कूद करते थे, उनकी जटाओं से लटक कर झूला झूलते थे, नदी में पत्थर फेंक फेंक कर शोर मचाते थे। ये सब चीज जैसे जैसे दिन बीतता गया, ये सब बातें भी एक बीते दिनों की तरह बातें ही रह गई। अब बच्चे सब बड़े हो रहे थे तो कोई भी उनके पास उतना नहीं आता था। धीरे धीरे मेरे सप्त ऋषि मंडल के साथी मुझसे बिछड़ते चले गए, और धीरे धीरे जो उनका सप्त ऋषि जो सातों बच्चे थे वो उनसे बिछड़ते हुए चले गए। गौरी की शादी हो गई। वो जाते समय मुझ पर जल चढ़ाने आई थी, और गौरी जो थी उसकी शादी हो गई, लेकिन वो जाते समय बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए आई थी। सुगदा के गौने की तैयारी हो रही थी, और सुगदा जो थी उसकी भी शादी हो गई थी, अब उसके गौने की तैयारी हो रही थी, मतलब उसकी विदाई की तैयारी हो रही थी। आनंद और यूसुफ शहर चले गए थे। आनंद और यूसुफ जो थे वो दोनों शहर चले गए थे। यश व नताशा आते जरूर थे पर इकट्ठे नहीं। यश और नताशा जो रह गए थे वो इस बरगद के पेड़ के पास आते थे, पर दोनों इकट्ठे कभी नहीं आते थे। वे बड़े हो गए थे, वो लोग बड़े हो गए थे। वे वाचल जेनी जो मेरी गोद में खूब उछलती फिरती थी, सुनी सुनी आंखों से मुझे निहारती थी, अपना सूनापन मिटाने के लिए मेरे छांव में गांव की स्त्रियों की चिट्ठियां पढ़ती है और उनके जवाब लिख देती है। और जो वाचल जो जेनी थी, जो उसको खूब उछलती, जो उसके पेड़ के पास आकर खूब उछलती कूदती थी, उसकी वो अपनी सुनी सुनी आंखों से हर वक्त वो बरगद के पेड़ को निहारती रहती थी। वो अपना सूनापन मिटाने के लिए क्या करती है, वो इसके छांव में आकर बैठती है और गांव की जो दूसरी स्त्रियां थी, औरतें थी, उनकी चिट्ठियां पढ़ती हैं और उसका जवाब भी वहां पे वो बरगद के पेड़ के पास बैठकर लिखती है। पर धीरे धीरे गर्द का गुब्बारा इतना बढ़ गया कि सब कुछ धुंधला होने लगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे गांव डेवलप होने लगा तो क्या हुआ, सब कुछ धुंधला सा होने लगा। मेरे दर्द को भी मानो उस दर्द ने निगल लिया, और उसका जो पेड़ का जो तकलीफ था उससे ज्यादा वो इस बात से उसको तकलीफ था कि जो बच्चे जो थे अब उसके पास नहीं आते थे, और ऐसा लग रहा था कि उसके दर्द को मानो जो गर्द, जो धूल मिट्टी उड़ रही थी वो उसके साथ ही मिलकर रह गई। मैं गांव वालों की अधूरदर्शिताओं पर हैरान था, और वो गांव वालों की अधूरदर्शिताएं हैं वो उस पर काफी हैरान था, जो दूर की सोच रहे हैं उस पर वो काफी हैरान था। अपना जंगल नष्ट कर परिवेश के बदले जाने पर भी वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि अब पहले की तरह वर्षा क्यों नहीं होती, और उन लोग ने खुद से ही जंगल को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया था। पूरा परिवेश जो एनवायरनमेंट जो है उन्होंने खुद बदला था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि अब वर्षा कम क्यों हो रही, वर्षा क्यों नहीं होती थी वहां पर, क्योंकि वहां से पेड़ वगैरह सब काट दिया गया था, जंगल कट गया था, तो वर्षा होने की संभावना भी कम हो गई थी। मौसम अधिक गर्म होने लगे, अब वहाँ का मौसम जो तापमान जो है बहुत गर्म होने लगा था। सांसें लेने में कठिनाई होने लगी। बिजली होने पर भी ट्यूबवेल उतना पानी क्यों नहीं खींच पाते जितना पहले खींचते थे। अब बिजली होने पर भी वहाँ पे अब क्या हुआ, सांस लेना, गर्मी बहुत बढ़ गई जिससे लोगों को तकलीफ होने लगी, सांस लेने में सबको कठिनाई होने लगी। और बिजली होने पर भी अब ट्यूबवेल से उतना पानी नहीं ले पाते थे जितना पहले ले पाते थे। ठीक है। और आज जब सड़कें बन गई हैं, रेल की पटरी बिछ गई हैं और यातायात पूरे जोरों पर आरंभ
हो गया है, तो कभी धुआं उड़ाती रेलगाड़ी भागती दिखाई देती है, तो कभी लोहा लक्कड़ लिए ट्रक या फिर बसें और कारें। और आज जब सड़क बन गया है, रेल की पटरियां बिछ गई हैं, यातायात आने जाने का साधन शुरू हो गया है, तब पूरे जोरों पर भी क्या हो रहा है, आरंभ हो गया है। तो कभी धुआं उड़ाती रेलगाड़ी भागती हुई नजर आती थी या कभी लोहा लक्कड़ के लिए ट्रक नजर आते थे और बस या कारें ही नजर आती थी। जब भी कभी ट्रकों का काफिला माल लेकर हॉर्न बजाता हुआ ढेर सारी धूल उड़ाता हुआ निकलता, तो मुझे प्रतीत होता मानो मैं उसके विपरीत दिशा में भागने लगा हूँ। और जब कभी भी ट्रक का काफिला, ट्रक जो बहुत सारा ट्रक एक साथ निकलता, हॉर्न बजाता हुआ जाता, ढेर सारे धूल उड़ाते हुए जाता, तो उसको पेड़ को ऐसा एहसास होता था कि वो उसके विपरीत मतलब उल्टे दिशा में भागने लगा हूँ। वो उसके विपरीत मतलब अपोजिट दिशा में भागने लगा है। जब गाड़ियां तेजी से पूरब, पश्चिम या उत्तर, दक्षिण दिशा में भागती हैं, तो निरही सा बरगद का पेड़ कभी बाईं ओर जाती गाड़ी के विपरीत दाईं ओर चलता महसूस करता हूँ, तो कभी पश्चिम दिशा में जाते ट्रक के विपरीत स्वयं को पूरब दिशा में भागते अनुभव करने लगता हूँ। और कभी पेड़ जो है जिस दिशा में वो जाता, पश्चिम में जाता, तो वो उसको पूरब में अपने आप को महसूस करता था कि वो उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो दक्षिण में जाता तो वो उसके विपरीत उल्टा डायरेक्शन में महसूस करता था कि वो जाता है। ठीक है। कभी कभी तो एक साथ विभिन्न दिशाओं में आती जाती गाड़ियों के बीच में मैं तन्हा बरगद चक्रघनी सा चक्कर लगाता हुआ महसूस करने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि बरगद ऐसा महसूस करता है, जब सब तरफ से गाड़ियां आने जाने लगती है तो वो खुद को तन्हा महसूस करता है और ऐसा लगता है कि वो धरती के चारों तरफ चक्रघनी सा चक्कर लगा रहा है। और तब मुझे लगता है कि मैं कहीं चलने तो नहीं लगा हूँ, और तब पेड़ को यह एहसास होता है कि वो कहीं चलने तो नहीं लगा है। दिशाहीन सा, लक्ष्यहीन, दिग्भ्रमित, निरुद्देश्य और निरुत्साहित, यही है एक पेड़ के चल पड़ने की अनकही व्यथा। और उसको क्या लगता है कि जब सब तरफ से गाड़ियां आती हैं तो उसको क्या लगता है कि वो चल रहा है, वो भी सब तरफ घूम रहा है, तो तब वो उसको क्या लगता है कि वो उसका दिशाहीन सा, वो उसका कोई दिशा नहीं है, उसका कोई मंजिल नहीं है, कोई लक्ष्य के मोटिव नहीं है, दिग्भ्रमित है, वो एक भ्रम की तरह है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसमें कोई उत्साह नहीं रह गया है। यही है एक पेड़ के चल पड़ने की अनकही व्यथा। यही है एक पेड़ के चल पड़ने की अनकही व्यथा। अनकही व्यथा मतलब वो व्यथा मतलब दर्द, और अनकही मतलब जो कभी कहा नहीं गया हो, ऐसा दर्द जो कभी कहा नहीं गया हो। तो ये था पूरा चैप्टर। आज हम लोग का चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये फाइनल पार्ट था चैप्टर 5 का। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका वर्ड मीनिंग जो है आप लोग कॉपी में करेंगे, और क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लास में करवाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जैसे जैसे टीचर बताएंगी, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो जैसे जैसे टीचर्स बताएंगी आप लोग करेंगे क्लास में। ठीक है, वर्ड मीनिंग लेकिन आप लोगों को कॉपी में करके रखना है, और टीचर्स जैसे जैसे क्वेश्चन करवाएंगी वैसे वैसे आप लोगों को करना है। दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अच्छे से आप लोग एक बार खुद से गो थ्रू कीजिएगा, चैप्टर को रीड कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नो, अल्लाह हाफिज।